इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज हम एमसीक्यूज करेंगे यूनिट 8 पर, इकाई 8, जो आपके सिलेबस में है हिंदी नाटक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज यहाँ पे हैं आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 1 मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही है। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगा हसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? पंचाशिका, विद्या सुंदर, इंदर सभा, प्रद्युम्न, विजय। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 2 के लिए आपको जवाब देना है और आपको इसका सही जवाब बताना है। तो चलिए जल्दी से हम इसका जवाब देख लेते हैं। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्या सुंदर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 3, मेरी बात नहीं मानता तू पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक का है? तो नाटक आपको पढ़ाई है मैंने अभी थोड़े दिन पहले और आशा करती हूँ कि आपको याद आ गया होगा कि किसका संवाद है ये, है ना। मेरी बात नहीं मानता तो पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक से है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, अंधा युग। किस नाटक से है ये संवाद? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अंधेर नगरी। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको नाटक पढ़ाया हुआ है पूरा और आपको आता ही होगा ये, है ना। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक में किस पर कटाक्ष किया गया है? भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक, अंधेर नगरी, चौपट राजा, हमने पढ़ा था नाटक ये, है ना। तो किसके ऊपर कटाक्ष किया गया है, किसके ऊपर प्रहार किया गया है, किसके ऊपर व्यंग्य किया गया है? तो आपको बताना है सामाजिक परिवेश पर, धार्मिक परिवेश पर, राजनीतिक परिवेश पर और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो आपको चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है। तो हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है जी डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक परिवेश और धार्मिक परिवेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा है? भारतेंदु का अनुदित नाटक आपको बताना है कौन सा है। इनमें से भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा है? आपको पता है भारतेंदु ने मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, दो प्रकार के नाटक लिखे हैं। ठीक है, मौलिक नाटक वो होते हैं जो खुद से लिखे जाते हैं और अनुदित वो होते हैं जिनका अनुवाद किसी दूसरी भाषा से किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके कौन, मतलब आपको देख लेना इनके कौन से मौलिक नाटक है, कौन से अनुदित नाटक है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनके मौलिक है, कौन से अनुदित है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जवाब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अनुदित नाटक। तो अनुदित है इनका कर्पूर मंजरी और बाकी इनके सारे ही मौलिक नाटक हैं। ये कर्पूर मंजरी एक अनुदित है इनका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6 के लिए आपको जवाब देना है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है? सामाजिक कुरीतियों पर, धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्य पर, समाज की परिस्थितियों पर और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है, किस पर व्यंग्य किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक कुरीतियों पर और धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्य पर। प्रश्न नंबर 7, विषस्य विषम औषधम के में नाटक की विषय वस्तु क्या है? विषस्य विषम औषधम नाटक में विषय वस्तु आपको बतानी है कि क्या है।
यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, देशी नरेशों की दुर्दशा, ब्रिटिश नरेशों की दुर्दशा, नरेश आपको होता है ना, राजा को कहा जाता है, भारतीय नरेशों की दुर्दशा, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं, इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं, विषस्य विषम औषधम। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 8 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 8 कहता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? श्रृंगार मूलक प्रेम, पारिवारिक अशांति, राष्ट्र प्रेम की संवेदना, मातृ प्रेम। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ में से पढ़े हुए है ना, तो इसके लिए आपको जवाब देना है सही सही। क्या बताया है यहाँ पर कि स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? तो यहाँ पर जो है राष्ट्र प्रेम की संवेदना प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के लिए आपको जवाब देना है, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं है? प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्त संवरण, संयोगिता स्वयंवर। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं है? मतलब इन सब में उच्च कोटि का कौन सा नाटक नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देख लेते हैं इसका। तो प्रहलाद चरित जो है वो उच्च कोटि का नहीं है, बाकी ये सारे रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्त संवरण, संयोगिता स्वयंवर ये बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। प्रश्न नंबर 10, हिंदी का पहला दुखांतक या दुखांत नाटक किससे माना गया है? दुखांत आपको पता है ना, जिसका अंत दुख में होता है ना, दुख भरी कोई घटना हो जाती है और नाटक का अंत हो जाता है, नायक मर जाता है, नायिका मर जाती है, या फिर नायक और नायिका का मिलन होने के बजाय वो बिछुड़ जाते हैं ना, इस तरह की कोई भी घटना होती है जो दुखी करने वाली घटना हो, उसको बोलते हैं दुखांत नाटक, मतलब जिसका अंत दुख में हो। तो ऐसा कौन सा नाटक है जो हिंदी का पहला है? हिंदी का पहला पूछा गया है आपको, ये आपको बताना है कि इनमें से हिंदी का पहला कौन सा दुखांतक नाटक है। तप्त संवरण, रेल का विकट खेल, रणधीर प्रेम मोहिनी, वृहंतला। कौन सा नाटक है जो हिंदी का पहला दुखांतक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है रणधीर प्रेम मोहिनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना इसको। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है जिसमें सतीत्व के गौरव की विंजना की गई है? दुखिनी बाला, धर्मलाप, महाराजा प्रताप सिंह, महारानी पद्मावती। निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है? पहले कथानक ऐतिहासिक है ये पूछा है, जिसमें सतीत्व के गौरव की विंजना की गई है। ऐसा कौन सा नाटक ऐतिहासिक भी है, सतीत्व के गौरव की विंजना भी है उसमें? तो इनमें है दुखिनी बाला, धर्मलाप, महाराजा प्रताप सिंह, महारानी पद्मावती। तो इनमें से आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महारानी पद्मावती इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 के लिए अब आपको जवाब देना है और प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं? अभी थोड़े दिन पहले ही नाटक हमने पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको जरूर इसका आंसर आता है। अंधेर नगरी, जैसे को तैसा, भारत दुर्दशा, विद्या विनोद। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो आपको बताना है। भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं? अंधेर नगरी, जैसे को तैसा, भारत दुर्दशा, विद्या विनोद। इनमें से कौन सा है तो आपको बताना है। इसका सही जवाब है भारत दुर्दशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की थी? कहा जाता है कि इस नाटक की रचना भारतेंदु ने एक रात में ही कर दी थी। कौन सा ये नाटक है जिसकी रचना इन्होंने एक ही रात में कर दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, अंधेर नगरी ऑप्शन नंबर ए, और नील देवी ऑप्शन नंबर बी, भारत दुर्दशा ऑप्शन नंबर सी, और श्री चंद्रावली ऑप्शन नंबर डी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा ऐसा नाटक लिखा है जिसकी रचना उन्होंने एक ही रात में कर दी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी नाटक। चलिए जी, प्रश्न नंबर 14 के लिए आप जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है?
कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद के हमने सारे नाटक जो इम्पोर्टेंट थे अभी देखे हैं 2 दिन पहले ही, ठीक है। तो आपको पता ही है, सारे नाटक हमने पढ़े भी हैं, और ये सारे के सारे तो आपके सिलेबस में हैं ही, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में हैं, है ना। तो आपको पता ही है कौन सा नाटक किसने लिखा है। तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। तो कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी बचता है, आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा रचित है ये नाटक, ठीक है। चले ऑप्शन आप बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 के लिए आपको जवाब देना है, और प्रश्न नंबर 15 मैं पढ़ देती हूं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी। ये तो आपके सिलेबस में भी है और बहुत बार पढ़ा भी है हमने, तो आपको इसका जवाब सही सही बताना है। समस्या प्रधान नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 15, समस्या प्रधान नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन से नाटककार प्रसिद्ध हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। इसमें सही जवाब आपको बताना है जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से। तो देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन सा नाटक आपके सिलेबस में इन्होंने लिखा हुआ? जो इनका लिखा हुआ नाटक है वो कौन सा है आपके सिलेबस में? सिंदूर की होली। समय क्या है इसका, सिंदूर की होली का? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका समय। चलें, प्रश्न नंबर 16, उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में अहिंसावादिता तथा प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है? उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में अहमवादिता तथा प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक बताना है आपको जिसमें अहमवादिता प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए अंजू दीदी, ऑप्शन नंबर बी छठा बेटा, और ऑप्शन नंबर सी स्वर्ग की झलक, ऑप्शन नंबर डी अलग अलग रास्ते। कौन सा इनमें सही जवाब है वो बताना है आपको। प्रश्न नंबर 16 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से आपको जवाब देना है। उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में अहमवादिता तथा प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है? अंजू दीदी, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, अंजू दीदी, जो कि आपके सिलेबस में है ही, है ना। अंजू दीदी को अंजू दीदी की बहुत ही वो अहमवादिता का चित्रण इसमें किया गया है ना। अहंकार उसको होता है, क्यों अहंकार होता है? क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को कैसे अनुशासन में रखा हुआ है ना। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार उसका परिवार भी अनुशासन में चलता है, चलना पड़ता है उनको ना चाहते हुए भी। लेकिन जब क्या होता है, जब उसके अहम पर चोट लगती है, जब नहीं माना जाता है उसकी बातों को, है ना, तो फिर क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेती है। उसके अहम पर चोट लग गई, है ना, ईगो हर्ट हो गया बोलते हैं ना। तो अहम पर चोट लग गई तो क्या हो गया, आत्महत्या कर ली अंजू दीदी ने, है ना। तो वही आपके सिलेबस का ही नाटक है अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा हुआ है। अहमवादिता प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का चित्रण किया गया है इसमें। प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव की, वो प्राचीन संस्कार जो अंजू दीदी को कहां से मिले थे? अपने नाना से मिले थे, ये अनुशासन वाले संस्कार, और यही संस्कार उसने अपने घर में लागू किए, और उसका दुष्परिणाम क्या था? अंजू की आत्महत्या, है ना। प्रश्न नंबर 17 के लिए अब आपको जवाब देना है। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ है? समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ है? इब्सन, बर्नार्ड शॉ और पाश्चात्य नाटककार, या फिर ये सभी? ये ऑप्शन आपके सामने है। समस्या प्रधान नाटकों के जन्मदाता या फिर समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके कारण हुआ है, ये बताना है आपको, है ना। ये सारे तो पाश्चात्य ही हैं, इंडियन तो नहीं है ना ये। तो इनमें से आपको सही जवाब बताना है जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 के लिए आपको जवाब देना है। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ, मतलब कि इंडिया में किसका प्रभाव था, इनमें से किसका प्रभाव था कि समस्या प्रधान नाटकों का जन्म हुआ, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका सही है
सारे ही आ जाएंगे इसमें, है ना। पाश्चात्य नाटककार ही हैं सारे, इब्सन भी है, बर्नार्ड शॉ भी है, मतलब सारे ही हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18। 18 के लिए आपको जवाब देना है, युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। सामाजिक संघर्ष, पीढ़ीगत संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। युगे युगे क्रांति किसकी अभिव्यक्ति हुई है। आपको देखो जो नाटक है उनके साथ सबकी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपके सिलेबस के नाटकों की आपको विषय वस्तु पता होनी चाहिए, उसके साथ ही ना आपके सिलेबस में सबसे पहले तो आप यही करें, आपके सिलेबस में जितने भी लेखक हैं, नाटककार हैं, उन्हीं के जो नाटक हैं, जो जो नाटक उन्होंने लिखे हैं, कोई भी गाइड आपके पास होगी उसमें बहुत आसानी से मिल जाएगा ये, है ना। तो उन्हीं के जो नाटक हैं उन सब की विषय वस्तु को आपको देखना है। ये गाइड में आपको मिल जाएगा, किसी भी गाइड में मिल जाएगा, उपकार की हो, अरिहंत की हो, कोई भी हो आपके पास, उसमें सब में ये मिल जाएगा ना। दृष्टि की हो उसमें भी मिल जाएगा। तो जितने भी आपके सिलेबस के नाटककार हैं, सबसे पहले जितने भी नाटक उन्होंने लिखे हैं उनकी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो नाटक आपके सिलेबस में ना भी हो। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से ही हर चीज पूछी जाती है ना, सिलेबस के बाहर से भी पूछा जाता है। तो इस भूल में बिल्कुल भी मत रहे कि सिलेबस से ही सब कुछ पूछा जाएगा। आपको हर एक चीज पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो आपका एग्जाम भी है 8 जनवरी को, है ना। 8 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है ना, सबका 10 बजे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, बिना डरे बिना घबराए, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जाम देने जाना है। चलें, युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। सामाजिक संघर्ष, पीढ़ीगत संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पीढ़ीगत संघर्ष। प्रश्न नंबर 19। विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। टूटते परिवेश, क्रांति, युगे युगे क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। तो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, टूटते परिवेश, क्रांति, युगे युगे क्रांति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 19 के लिए, सॉरी, प्रश्न नंबर 19 के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टूटते परिवेश। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और मैं क्या पढ़ रही हूँ, यहाँ पे गलत टाइपिंग एरर है, तो टूटते परिवेश में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये इसका सही जवाब है, टूटते परिवेश। चले आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है। हनुमान कथा, पार्वती कथा, शिव कथा, राम कथा। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है। हनुमान कथा, पार्वती कथा, शिव कथा, राम कथा। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है। हनुमान कथा, पार्वती कथा, शिव कथा, राम कथा। तो देख लेते हैं, इसका सही जवाब है राम कथा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 के लिए आपको जवाब देना है अब। और महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक बताना है आपको, इसमें से कौन सा है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है, अभी पढ़ा है थोड़े दिन पहले ही। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 है आपके सामने, इनमें से आपको सही जवाब बताना है कौन सा है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित जो नाटक है मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ, वो बताना है ना। तो ये सारे ही तो मोहन राकेश के नाटक है, तीनों के तीनों ही। तो इनमें से कौन सा नाटक ऐसा जो महाकवि कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ का एक दिन, इसका सही जवाब है, ठीक है। ये जो नाटक है इसको कहा जाता है आधे अधूरे को मील का पत्थर। मैंने अभी आपको करवाया था ये थोड़े दिन पहले, है ना। मील का पत्थर आपको पूछा जा सकता है कि मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है। तो मील का पत्थर कहा जाता है आधे अधूरे नाटक को, ठीक है। और ये समकालीन जिंदगी का पहला नाटक है। कैसा। समकालीन जिंदगी का पहला नाटक पूछा जा सकता है आपको कि समकालीन जिंदगी का पहला नाटक कौन सा है। समकालीन जिंदगी का पहला नाटक
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आधे अधूरे की ही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसका समय क्या आधे अधूरे का? 1969, अभी पीछे भी हमने किया था ये। और आगे आपको जो लहरों के राजहंस है, इसका समय 1963 है, पता होना चाहिए आपको इसका समय। मोहन राकेश के नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अश्वघोष के महाकाव्य, अश्वघोष ने लिखा है एक महाकाव्य, ठीक है, अश्वघोष के महाकाव्य। अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद, सौंदरानंद पर आधारित है ये। सौंदरानंद की कथा पर आधारित, ऐसे कर ले इसको, की कथा पर आधारित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसका विषय। पात्र इसमें कौन कौन है? किसके पात्र? पात्र बोले तो आषाढ़ का एक दिन के, जिसको हम जो ये सवाल में पूछा गया है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है ये। 1958 इसका समय है। और इसके पात्र हैं, पात्र इंपॉर्टेंट है इसके। इसके क्या सारे ही नाटकों के पात्र इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे हैं वो देख लेना सारे। अच्छा, इसके पात्रों को देख लेते हैं। इसमें कालिदास है, कालिदास, विलोम, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, नहीं तो भी रिवाइज हो जाएगा। मातुल, दंतुल, अंबिका और मल्लिका, ये इसके जो मुख्य पात्र है, महत्वपूर्ण है ना। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका और मल्लिका, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर, 2 बार ये रिपीट हो गया है, तो हम प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे सीधा। प्रश्न नंबर 22, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। मोहन राकेश का ऐसा कौन सा नाटक है जो मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है? बताइए। सही जवाब है आधे अधूरे, ठीक है। ये आपको पता ही है, आधे अधूरे बहुत अच्छे से अभी पढ़ा है थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। इसमें जो पात्र हैं आधे अधूरे में, जो 4 पुरुष हैं इसमें ना, एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, MSJJ, ठीक है। इसमें पहला पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि पुरुष 1 कौन है, पुरुष 2 कौन है, पुरुष 3 कौन है, पुरुष 4 कौन है। तो पुरुष 1 कौन है इसमें? M से है, M फॉर महेंद्रनाथ, S फॉर सिंघानिया, और J फॉर जगमोहन। दिख रहा है क्या यहाँ? जगमोहन और J फॉर जुनेजा, यही इनका सीक्वेंस है, ठीक है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। M फॉर महेंद्रनाथ, S फॉर सिंघानिया, J फॉर जगमोहन, J फॉर जुनेजा। तो ये 4 पुरुष हैं, और एक ही पुरुष इन चारों की भूमिका अदा करता है इस नाटक में, ठीक है। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? पात्र महेंद्रनाथ तो है ही, सिंघानिया भी है, जगमोहन भी है, जो यहाँ पे लिखे हैं ये तो है ही। साथ में कौन है? सावित्री, जो महेंद्रनाथ की पत्नी है, सावित्री नाम है उसका, ठीक है। और बेटी, पहले बेटे को देखते हैं। बेटा है अशोक, और बेटी है किन्नी और बिन्नी, बिन्नी और किन्नी, है ना, बिन्नी किन्नी करते हैं। बिन्नी बड़ी वाली बेटी है, B फॉर बिन्नी, B फॉर बड़ी, और K फॉर किन्नी, जो कि छोटी है, ठीक है। ये बड़ी बेटी है बिन्नी, ब से बिन्नी, ब से बड़ी, ऐसे याद रखना इसको। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको कि बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है, किन्नी कौन सी है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए इनका सारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 फिर से रिपीट हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। प्रश्न नंबर 23 के लिए आपको जवाब देना है। अब आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? ये अभी किया था थोड़े दिन पहले ही हमने नाटक। तो बताएं इसका समय नहीं, सॉरी, इसका आंसर बताना है आपको। निम्न में से किस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? किस नाटक का कथानक, किस नाटक की कथा महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें कौन सा है सही? अंधा युग सही है इसका, ठीक है। अंधा युग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1955 इसका समय है। धर्मवीर भारती इसके लेखक है। आषाढ़ का एक दिन आपको पता ही है, ये दोनों ही नाटक मोहन राकेश ने लिखे हैं, जो कि हम पीछे भी 2-3 बार कर चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन का समय मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 1958। आधे अधूरे का 1969। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद 1933। ये इसका समय। चलिए प्रश्न नंबर 24। सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया है? सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया है? द्रौपदी, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया है? ये बताना है आपको। क्या वो नाटक द्रौपदी है, आठवां सर्ग है, या फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण है? कौन सा है इनमें से वो नाटक, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है जी, द्रौपदी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25। सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को 2 बार क्यों रिपीट हो रहा है? चले प्रश्न नंबर 25 यहां पर है। हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव किससे माना जाता है? बादल की मृत्यु, कारवां, एक घूंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव अगर साधारण भाषा में बोले तो हिंदी एकांकी की शुरुआत कहां से हुई है? जन्म कहां से हुआ है? कौन सी एकांकी से? कौन सी एकांकी पहली है? प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? किससे माना जाता है? बादल की मृत्यु, कारवां, एक घूंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 के लिए आपको जवाब देना है जल्दी से। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है एक घूंट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आए थे। प्रश्न नंबर 24 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो पीछे मैंने इसकी डिटेल लिख दी, यहाँ पे नहीं लिखी। ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फिर, ठीक है। जो ये वाला है क्वेश्चन आपका, सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा के सारे नाटक आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है। जो इनका 8वां सर्ग है नाटक ना, ये है द्रौपदी का मिथकीय रूप का चित्रण है इसमें। 8वें सर्ग में नहीं, द्रौपदी में, द्रौपदी के मिथकीय रूप का चित्रण। और जो ये वाला है इनका सूर्य की पहली अंतिम किरण से पहली किरण तक, ये कैसा है? इसमें नारी की सार्थकता की तलाश की गई है, नारीत्व की सार्थकता की तलाश। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। संवाद किस नाटक का है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन।
पैर तले की जमीन। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा है। प्रश्न नंबर 26 के लिए आपको जवाब देना है और इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस। समय आपको बार बार बता रही हूं 1963, याद हो जाएगा आपको ऐसे ही बार बार। इसके पात्र जल्दी से देख लेते हैं। नंद, श्यामांग, पात्र आपको सारे याद रखने हैं। आनंद और सुंदरी, है ना, हमने पीछे देखा था ना, आनंद और सुंदरी, सौंदरानंद, आनंद और सुंदरी, ठीक है, सौंदरानंद इनको कहा गया है मिला करके, आनंद और सुंदरी को। सौंदरानंद के महाकाव्य पर आधारित हमने पीछे देखा था ना ये नाटक। चले, सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के, यहां पे लिख देती हूं मैं साथ में ही, सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का द्वंद्व है इसमें, निर्णय लेने का द्वंद्व। द्वंद्व पता है ना किसको बोलते हैं, ये करूं कि ये करूं, मतलब कि दोहरे विचार है मन में, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है ना, द्वंद्व। पैर तले की जमीन जो है वो अधूरा है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जो अधूरा है। पैर तले की जमीन अधूरा है, लेकिन अब ये अधूरा नहीं रह गया, बट अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि अधूरा कौन सा है तो आपको यही बताना है, ठीक है। ये इसको पूरा किसने किया है, कमलेश्वर ने पूरा किया। कमलेश्वर, इनके मित्र थे कमलेश्वर ने, कमलेश्वर आपको पता है ना लेखक भी हैं, कमलेश्वर ने पूरा किया पैर तले की जमीन। चले, प्रश्न नंबर 27 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। अरे मायावी सरोवर, राम की लड़ाई, अंधा कुआं, सिंहासन खाली है। नीचे कोड दिए हुए हैं और कोड में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। तो कोड में आपको आंसर बताना है क्या इसका सही जवाब है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 में कौन कौन है, राम की लड़ाई और अंधा कुआं, ये है जो इनके द्वारा लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, ये दोनों इनके द्वारा लिखे गए हैं। एक पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। एक पंक्ति है, सिंहासन या सिंहासन खाली करो, किसकी पंक्ति है बता सकते हैं आप। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसकी पंक्ति है ये, दिनकर की पंक्ति है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये सिंहासन खाली है, ऐसे मुझे याद आया तो देख लेना इसको, मतलब याद रख लेना। प्रश्न नंबर 28 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 29, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम, सेतुबंध 1 दूनी 1, 8वां सर्ग, रति का कंगन। ऑप्शन नंबर बी सेतुबंध 8वां सर्ग 1 दूनी 1, रति का कंगन, 8वां सर्ग सेतुबंध रति का कंगन 1 दूनी 1, 8वां सर्ग सेतुबंध 1 दूनी 1, रति का कंगन।
इसके लिए मैंने आपको ट्रिक करवाई हुई है और आई होप आपको आती होगी। अभी मेरी बुक दूर पड़ी है, नहीं तो मैं आपको भी बता देती इसकी ट्रिक। चलिए, सुरेंद्र वर्मा के सारे नाटकों को मैं आपको याद करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सेतुबंद पहले आएगा, फिर आठवां सर्ग, एक दुनी एक, फिर रति का कंगन। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। अंधा युग नाटक में आपको बताया था ना मैंने, जो इसके अंक है ना, और बीच में पहले समापन आता है, फिर बीच में अंतराल आता है, फिर समापन नहीं, स्थापना आती है सबसे पहले, स्थापना, फिर सर्ग आते हैं, फिर बीच में अंतराल आता है, तीसरे और चौथे के मध्य में अंतराल और समापन, इनको छोड़ के सर्ग है आपकी, ये सर्गों में नहीं गिने जाते, ठीक है। समापन ये सर्ग नहीं है, ये सारे के सारे जो मैंने यहां लिखे सर्ग नहीं है, सॉरी सर्ग बोल रही हूँ मैं, अंक नहीं है ये, अंक नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्या है, अंक नहीं है। चले, इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का श्राप। प्रश्न नंबर 31, और आपका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है या फिर इसके बाद भी हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद। स्थापना और तर्क है यहाँ पर, असर्शन रीजन। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो जल्दी से आपको जवाब देना है इसके लिए, ऑप्शन आपके सामने ही है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 31, असर्शन और रीजन, स्थापना और तर्क। देख लेते हैं इसका सही जवाब। ए सही है और बी गलत, आर गलत है। ए सही, आर गलत। तो ये वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का इनके ऊपर सही आरोप नहीं लगा है, और इसके साथ ही इसका कोई मैच भी नहीं बनता है, इसलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है। प्रश्न नंबर 32, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। कल्याणी परिणय, स्कंदगुप्त, राजश्री और अजातशत्रु। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 20, स्कंदगुप्त। लास्ट क्वेश्चन, स्थापना और तर्क ही है इसमें। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। इसके लिए आपको कोड में आंसर देना है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत। बताएं जल्दी से इसका सही जवाब। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। गतिशील है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लिखा चाहे वो पुराने समय में जाए, लेकिन खेला वर्तमान में ही जाता है, वर्तमान में ही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये रहा जी आपका 33 क्वेश्चंस, और बताएं आपका स्कोर क्या रहा है। आई होप कि आपका अच्छा ही होगा स्कोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं थे, है ना। और ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे सही भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस जारी रखें। और एक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी देनी है मैंने, वो ये है कि आपका 1 जनवरी 2025 से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 जनवरी 2025 से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एनरोल करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। बहुत ही कम फीस में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, खुद भी ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो, आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, जेआरएफ हो, नेट हो, सेट हो, कोई भी आपका पेपर हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नए बैच को, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो थी आपकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन और आपके क्वेश्चंस भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। सबको बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।